हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने बीट्स को डिफाइन किया और परिणामी आयाम के लिए अपन ने एक व्यंजक व्युत्पन्न किया। तो अपन ने ये देखा था कि पहले तो ये देखा कि बीट्स होते क्या हैं, विस्पंद क्या हैं, विस्पंद या बीट्स क्या हैं। तो अपन ने ये देखा था कि जब दो लगभग समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती हैं, जब दो लगभग समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती हैं, तो एक ही बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में उतार चढ़ाव की घटना को विस्पंद कहते हैं। और बच्चों ने ये माना था कि दोनों तरंगों की आवृत्ति का अंतर n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1 जो है वो क्या है, dn है। दोनों तरंगों की आवृत्ति का अंतर क्या माना था अपन ने बच्चों, dn माना था। ठीक है, अब ध्यान दो, चाहे वो n2 माइनस n1 हो चाहे n1 माइनस n2 हो। ठीक है, अब बच्चों अपन ने ये भी देखा था कि परिणामी आयाम r जो आया था वो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कोस फाई के रूट के बराबर आया था अपने पास। r बराबर क्या आया था अपने पास, रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कोस फाई, सॉरी कोस 2 पाई dnt, कोस 2 पाई इंटू डी एन इंटू टी आया था। ठीक है, आर बराबर क्या आया था बच्चों, रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कोस 2 पाई डी एन टी। अब बच्चों अपन इसका स्पेशल केस देखते हैं। पहला फर्स्ट, यदि t बराबर 0, बच्चों जब t का मान 0 होगा तो ये पूरा कोण 0 हो जाएगा और कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, जो इसका अधिकतम मान होगा। तो इस केस में r का मान भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो r की वैल्यू क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। और कितनी आएगी, a1 प्लस a2 के बराबर आएगी। कैसे, ये बनेगा a1 स्क्वायर प्लस 2 a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 का रूट, और ये बनेगा बच्चों a1 प्लस a2 के होल स्क्वायर का रूट, a1 प्लस a2 के होल स्क्वायर का रूट, और ये बनेगा a1 प्लस a2 के बराबर। सेकेंड, यदि t बराबर 1/2dn, यदि t का जो मान है वो किसके बराबर हो, 1/2dn के बराबर हो। यदि t बराबर 1/2dn हो तो आपको पता है ये कोण क्या बन जाएगा, अलग से साइड में देखें बच्चों अपन, 2 पाई dn और इसकी जगह होगा 1/2dn, 2 से 2 कैंसिल हो गया, dn से dn कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया बच्चों, पाई बन गया। और कोस पाई का मान -1 जो न्यूनतम होता है, इसलिए बच्चों इस केस में r की वैल्यू जो होगी मिनिमम होगी और क्या बनेगी, a1 माइनस a2। r की वैल्यू मिनिमम होगी और क्या बनेगी, a1 माइनस a2 होगी। और थर्ड, यदि t बराबर 2/2dn, तो जब पहले 1/2dn रखने पर कोण पाई बन रहा था तो अब 2 पाई बनेगा, और कोस 2 पाई की वैल्यू फिर मैक्सिमम होगी और r की वैल्यू जो होगी मैक्सिमम आएगी, और ये आएगी बच्चों a1 प्लस a2। इसी टाइप से यदि t बराबर 3/2dn रखें तो जो एंगल बनेगा वो 3 पाई बनेगा, और विषम पाई होने पर कोश का मान न्यूनतम -1 आएगा, और r की वैल्यू अगेन मिनिमम होगी और क्या बनेगी, a1 माइनस a2। क्लियर है। अब बच्चों ये दो क्रमागत अधिकतम या दो क्रमागत न्यूनतम ध्वनियों, जब आयाम अधिकतम होगा तो तीव्रता भी अधिकतम होगी। अब एक टर्म आती है अपने बच्चों इसमें, और वो आती है विस्पंद आवर्तकाल। विस्पंद आवर्तकाल, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। विस्पंद आवर्तकाल क्या होगा, दो क्रमागत अधिकतम या दो क्रमागत न्यूनतम ध्वनियों के मध्य लगा समय क्या कहलाता है, विस्पंद आवर्तकाल कहलाता है।
दो क्रमागत अधिकतम, दो क्रमागत अधिकतम या न्यूनतम ध्वनियों के मध्य लगा समय, ध्वनियों के मध्य लगा समय विस्पंद आवर्तकाल कहलाता है। तो बच्चों विस्पंद आवर्तकाल किसके बराबर हुआ? मैं अगर अधिकतम के हिसाब से देखता हूं तो यह बनेगा 2/2dn -0 और यह आ गया 1/dn के, और विस्पंद आवृत्ति विस्पंद आवृत्ति n बराबर होगा विस्पंद आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर, और ये आ गई dn, और ये आ गई बच्चों n1 - n2 या n2 - n1 जो भी आप लेना है। तो कुल मिला के विस्पंद आवृत्ति, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया अपने पास, वो n1 - n2 के बराबर होगी। अतः स्पष्ट है, ध्यान दें, अतः स्पष्ट है कि विस्पंद आवृत्ति दोनों तरंगों की आवृत्ति के बराबर होगी, अर्थात प्रति सेकंड सुनाई देने वाले विस्पंदों की संख्या किसके बराबर होगी? दोनों तरंगों की आवृत्ति के बराबर होगी। स्पष्ट है कि विस्पंद आवृत्ति दोनों तरंगों की आवृत्ति के बराबर होगी। स्पष्ट है कि विस्पंद आवृत्ति दोनों तरंगों की आवृत्ति के बराबर होगी। स्पष्ट है कि विस्पंद आवृत्ति जो है वो किसके बराबर होगी? दोनों तरंगों की आवृत्ति के बराबर होगी। ठीक है, तो ये थे बच्चों विस्पंद, और अब इस विस्पंद पर आधारित किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे ये अपन को देख रहा है। ठीक है, पहला टाइप का बच्चों जो आपको क्वेश्चन देगा, ध्यान से समझना, पहले टाइप का जो आपको क्वेश्चन देगा वो क्या करेगा? दो तरंगों के आपको समीकरण देगा और प्रति सेकंड या प्रति मिनट विस्पंदों की संख्या आपसे पूछेगा। तो प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या या विस्पंद आवृत्ति दोनों तरंगों की आवृत्ति के अंतर के बराबर होगी। दोनों तरंगों की आप आवृत्ति निकालें, उसका डिफरेंस निकालें और आपके पास विस्पंद आवृत्ति आ जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, मान लो दो तरंगों के समीकरण हैं y1 बराबर 3 इंटू साइन 500 पाई टी एंड y2 इक्वल टू 4 इंटू साइन 506 पाई टी। y1 क्या है आपके पास? 3 साइन 500 पाई टी एंड y2 क्या है? 3 साइन 506 पाई टी। ये आपके पास दो तरंगे हैं, y1 इक्वल टू 3 साइन 500 पाई टी एंड y2 इक्वल टू 4 साइन 506 पाई टी। आपको कहा गया है प्रति मिनट विस्पंदों की संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, थर्ड 3, 4, 180 फिर 60। अब बच्चों क्या करेंगे सॉल्यूशन देके आप? सबसे पहले इनकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। 6 कर लो।
आपको ये पता है कि जो 2 पाई n1 जो होगा वो 500 पाई के बराबर होगा, क्योंकि t का जो गुणांक होता है वो ओमेगा के बराबर होता है। मान लेते हैं कि इसकी आवृत्ति जो है वो n1 है, तो 2 पाई n1 जो है वो किसके बराबर होगी, 500 पाई के बराबर होगी। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और n1 की वैल्यू आ जाएगी 250 हर्ट्ज। इसी टाइप से बच्चों n2 की वैल्यू आएगी 253 हर्ट्ज। इसलिए प्रति सेकंड विस्पंद जो आएंगे वो आएगा 253 माइनस 250। इसलिए बच्चों प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या 3 आ गई। लेकिन क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ढंग से पढ़े, ये प्रति मिनट विस्पंद पूछ रखा है आपसे। क्या पूछ रखा है बच्चों, प्रति मिनट विस्पंद पूछ रखे हैं। और प्रति मिनट विस्पंदों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रति सेकंड विस्पंद बराबर बनेगा 3 × 60 बराबर 180। तो बच्चों प्रति सेकंड विस्पंदों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा। अब बच्चों दूसरा, आपको ये भी पता है कि n2 माइनस n1 बराबर होगा dn। अगर n1 ज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति है या ज्ञात आवृत्ति, तो n2 का मान होगा बच्चों n1 प्लस माइनस dn। यानी n2 का मान n1 प्लस dn भी हो सकता है और n2 प्लस dn भी हो सकता है, और n2 का मान n1 प्लस dn और n1 माइनस dn दोनों हो सकता है। क्यों, क्योंकि हकीकत यह है कि आवृत्ति का अंतर n2 माइनस n1 है या n1 माइनस n2 है, ये अपन पता नहीं लगा पाएंगे। n1 ज्यादा है तो n1 माइनस n2 करेंगे, और n2 ज्यादा है तो n2 माइनस n1 करेंगे। अगर n2 माइनस n1 बराबर dn है तो n2 का मान n1 प्लस dn आएगा, और यदि n1 माइनस n2 बराबर dn है तो n2 का मान n1 माइनस dn आएगा। इसलिए अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति हमेशा ध्यान दे, n2 की वैल्यू जो होगी वो n1 प्लस माइनस dn से आप निकालेंगे। अब बच्चों जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन रहा है वो क्या बन रहा है कि एक अज्ञात स्वरित्र को 200 हर्ट्ज तथा 210 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्रों के साथ कंपित करने पर प्रति सेकंड 5 विस्पंद सुनाई देते हैं। एक अज्ञात स्वरित्र को 200 हर्ट्ज तथा 210 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्रों के साथ कंपित करने पर प्रति सेकंड 5 विस्पंद सुनाई देते हैं, तो अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करो। एक अज्ञात स्वरित्र को 200 हर्ट्ज तथा 210 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्रों के साथ कंपित करने पर प्रति सेकंड 5 विस्पंद सुनाई देते हैं, तो अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करो। अब बच्चों ध्यान से समझें, ये भी आपके पास ज्ञात स्वरित्र है और ये भी ज्ञात है, जिसकी आवृत्ति दी हुई है वो ज्ञात है। अब इसके साथ भी 5 विस्पंद सुनाई दे रहे हैं और इसके साथ भी 5 विस्पंद सुनाई दे रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे आप। जैसे सपोज करो कि ये 200 हर्ट्ज आवृत्ति का स्वरित्र है और इसके साथ भी प्रति सेकंड 5 विस्पंद उत्पन्न हो रहे हैं। इसका मतलब या तो होगा 205 n प्लस dn और या फिर होगा n माइनस dn 195। सही है। और 210 हर्ट्ज आवृत्ति वाले के साथ भी 5 विस्पंद उत्पन्न हो रहे हैं, तो या तो होगा 210 प्लस 5 यानी 215 और या फिर हो जाएगा 205। अब बच्चों इन दोनों में जो कॉमन आवृत्ति आएगी ना, वो ही अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति हो जाएगी। और कॉमन नहीं आती है तो फिर आप इस विधि से ज्ञात नहीं कर सकते।
इसलिए बच्चों क्या हुआ कि अज्ञात स्वरित्र की जो आवृत्ति आपके पास आई, अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति वो कितनी आ गई बच्चों? 205 हर्ट्ज। कितनी आ गई? 205 हर्ट्ज। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बच्चों, ये भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट और टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्सेप्ट आप समझे एक बार, ठीक है? क्या है क्वेश्चन? 41 स्वरित्रों को 41 स्वरित्रों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है इकतालीस स्वरित्रों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक स्वरित्र निकटवर्ती स्वरित्र के साथ प्रति सेकंड 5 विस्पंद उत्पन्न करता है। इकतालीस स्वरित्रों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक स्वरित्र निकटवर्ती स्वरित्र के साथ प्रति सेकंड 5 विस्पंद उत्पन्न करता है यदि अंतिम स्वरित्र की आवृत्ति प्रथम स्वरित्र की आवृत्ति की दुगनी हो तो प्रथम, अंतिम तथा 20वें स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करो। अब बच्चों कभी 56 स्वरित्र दे देगा, कभी 3 गुना दे देगा, कभी अंतिम स्वरित्र की आवृत्ति प्रथम स्वरित्र की आवृत्ति की आधी दे देगा, 1/3 दे देगा। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो क्वेश्चन अकेला क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसको आपको थोड़ा सा बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान दें। ये बच्चों अपने पास कई स्वरित्र हैं। मान लेते हैं कि इस स्वरित्र की आवृत्ति x है, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। अब बच्चों ध्यान दो, प्रत्येक स्वरित्र निकटवर्ती स्वरित्र के साथ 5 विस्पंद उत्पन्न करता है, तो n2 = n1 ± dn आएगी, अर्थात ये x ± 5 आएगी। लेकिन बच्चों इस केस में x + 5 ही आएगी, x - 5 संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी राशि घटते बढ़ते बढ़ते ही डबल हो सकती है, घटते घटते थोड़ी डबल हो जाएगी। अंतिम की आवृत्ति प्रथम स्वरित्र की आवृत्ति की दुगनी है। अगर ये कहता अंतिम की आवृत्ति प्रथम स्वरित्र की आधी है, तो मैं क्या करता? x - 5 करता। अब इसी प्रकार से ये कितना बनेगा? x + 10 बनेगा, ये x + 15 बनेगा, x + 20 बनेगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। मीन्स जो अब बच्चों ये देखा जाए तो कौन सी श्रेणी बन गई? समांतर श्रेणी बन गई। वह श्रेणी जिसके 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहे, क्या कहलाती है बच्चों? समांतर श्रेणी कहलाती है। अब आपको यह भी पता है कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है tn, ये होता है बच्चों a + n - 1 × d। अब बच्चों ये समांतर श्रेणी का जो 41वां पद है अपने अनुसार कितना है? 2x। a का मान प्रथम पद क्या? x,
n माइनस वन, 41 माइनस वन हो गया 40, और d सार्वंतर, आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे तो जो अंतर आता है सार्वंतर कहलाता है, और ये आ रहा है बच्चों 5, जो सभी में 5 ही आएगा, तो d की जगह अपन 5 रखेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर आ गया आपके पास 200। तो बच्चों प्रथम स्वरित्र की जो आवृत्ति आ गई आपके पास वो तो कितनी आ गई 200, और अंतिम स्वरित्र की आवृत्ति बच्चों कितनी आ गई, डबल कितनी हो जाएगी 400 हर्ट्ज आ जाएगी। और 20वें स्वरित्र की आवृत्ति कैसे निकालेंगे, T20 20वां पद निकालेंगे तो a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी आएगा, वो 20 माइनस 1 इंटू डी, तो a की जगह तो x है, तो ये तो आ गया 200 प्लस 20वें के लिए 19 इंटू डी 5 आ गया बच्चों, और आ गया 295 हर्ट्ज निकाल लोगे। 20वां पद T20 इक्वल टू a की जगह क्या है x का मान कितना है 200, n माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, d की जगह क्या है बच्चों 5, तो T20 यानी 20वें स्वरित्र की आवृत्ति आ जाएगी 295 हर्ट्ज। तो बच्चों ये भी क्या है अपने पास एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, वो भी बच्चों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है, इसलिए उसके 2-3 क्वेश्चन लेकर अपन एक बार सोल्व करेंगे। ध्यान दें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू माइनस 1 कोमा न्यू और न्यू प्लस 1, न्यू माइनस 1 न्यू तथा न्यू प्लस 1 आवृत्ति के स्वरित्रों को एक साथ कंपित करने पर प्रति सेकंड सुनाई देने वाले विस्पंदों की संख्या ज्ञात करो। न्यू माइनस 1 न्यू तथा न्यू प्लस 1 आवृत्ति के स्वरित्रों को एक साथ कंपित करने पर प्रति सेकंड सुनाई देने वाले विस्पंदों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान दे लें, इसका क्या मेथड है। पहले आप क्रमागत ये जो स्वरित्र हैं इनसे विस्पंद ज्ञात करें। श्योर है कि इसमें एक विस्पंद आएगा, इन दोनों से भी एक विस्पंद आएगा, और इन दोनों से बच्चों कितने विस्पंद आएंगे, 2 विस्पंद आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आवृत्तियों का अंतर ही विस्पंद कहलाता है। इन दोनों से कितने विस्पंद आएंगे बच्चों, 1, इन दोनों से भी कितने विस्पंद आएंगे 1, और इन दोनों से कितने विस्पंद आएंगे 2। अब मतलब समझें, यहां पे लिखें आप सॉल्यूशन, ध्यान दें बच्चों। यह प्रति सेकंड यानी विस्पंद आवृत्ति आ गई 1, 1 और 2। विस्पंद आवृत्ति कितनी आ गई 1, 1 और 2। अब इससे क्या करेंगे आप, विस्पंद आवर्तकाल निकालेंगे, यानी कितने समय बाद विस्पंद आपको सुनाई देगा, तो इसका उल्टा करके विस्पंद आवर्तकाल निकालेंगे। मेथड समझ लेना बच्चों, ये 1 का उल्टा 1 ही आ गया, इसका उल्टा 1 आ गया, इसका उल्टा आ गया बच्चों 1/2। ठीक है, अब अपन को तो 1 सेकंड में विस्पंदों की संख्या चाहिए। ये आपके पास विस्पंद आवृत्ति आई, ये विस्पंद आवर्तकाल आ गया। अब बच्चों इसको कैसे करते हैं ये ध्यान दो। जो भी फ्रैक्शन आता है, ठीक है, 1/2 आ गया, फिर इसको 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 4 से करो, 5 से करो, तब तक गुणा करना है इसको।
जब तक कि इसका मान 1 नहीं आ जाए, जब तक इसका मान क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। तो जैसे 1/2 और 2/2, ये बच्चों 1 आ गया, 1/2 था। अब इससे मतलब समझे आप, इसमें बच्चों पहला विस्पंद सुनाई देगा आपको 1/2 सेकंड बाद, और दूसरा विस्पंद कब सुनाई देगा, 1 सेकंड पर। यानी एक, इसका भी 1 पर, इसका 1 पर, इसका भी 1 पर, तो तीनों का एक ही विस्पंद सुनाई देगा, अलग अलग सुनाई नहीं देगा। ये सेम ठीक वैसे ही है जैसे मान लो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और जैसे मान लो अपन बाहर खड़े हैं। अब एक बार चाहे एक बच्चे ने आवाज की हो, चाहे 5 बच्चों ने आवाज की हो, अपन को एक आवाज सुनाई दी। फिर कुछ समय बाद 10 बच्चों ने एक साथ आवाज की, लेकिन वो तो आवाज बार तो एक ही आवाज आएगी ना अपने पास, एक बार तेज आवाज सुनाई देगी, विस्पंद तो वही होगा। इसलिए बच्चों इसमें जो विस्पंदों की संख्या हुई, इसमें जो समान समय है उसको एक ही काउंट किया जाएगा। तो एक विस्पंद तो ये हो गया और दूसरा विस्पंद हो गया ये। अब ये और ये एक ही चीज है, इसलिए बच्चों प्रति सेकंड मेरे को कितने विस्पंद सुनाई देंगे, 2, जिसमें पहला विस्पंद मेरे को आधे सेकंड पे सुनाई देगा और दूसरा विस्पंद मेरे को 1 सेकंड पे सुनाई देगा। कितने पे सुनाई देगा, 1 सेकंड पे सुनाई देगा। अब बच्चों देखो थोड़ा सा अपन और एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करो कि अपने पास 3 स्वरित्र हैं, 200, 202 और 204। सपोज करो ये 3 स्वरित्र हैं, ठीक है, और आपको यह पूछा गया है कि इनको एक साथ कंपित करें तो प्रति सेकंड कितने विस्पंद सुनाई देंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, 2 क्रमागत ये जो स्वरित्र हैं इनकी आवृत्तियों के अंतर से प्रति सेकंड विस्पंद देखेंगे। इनमें 2 होगा, इसमें बच्चों कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, और इसमें बच्चों कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, यानी प्रति सेकंड विस्पंद हुए 2, 2 और 4। अब बच्चों इनका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, 1/2, इसका आवतकाल भी 1/2, इसका आवतकाल 1/4। अब बच्चों प्रत्येक को क्या करेंगे, 2, 3, 4 आदि से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, तब तक चलेंगे जब तक कि 1/1 नहीं आ जाए, यानी एक मान नहीं आ जाए। तो बच्चों ये आ गया 1/2 और ये आ गया 2/2, ये 1/2 और ये आ गया बच्चों 2/2। इसके लिए क्या करेंगे, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ध्यान से समझना बच्चों, पहला विस्पंद इनमें ये देखो सबसे न्यूनतम समय कौन सा है, 1/4। तो पहला विस्पंद 1/4 पे सुनाई देगा। पहला विस्पंद कब सुनाई देगा, 1/4 पे। तो बच्चों 1/4 सेकंड पे आपको एक विस्पंद सुनाई देगा। दूसरा विस्पंद सुनाई कब देगा, अब देखो 2/4 का मतलब ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो बच्चों दूसरा विस्पंद 1/2 सेकंड पे एक विस्पंद सुनाई देगा। उससे ज्यादा समय 3/4 आ रहा है, तो एक विस्पंद बच्चों आपको 3/4 सेकंड पे सुनाई देगा, और एक विस्पंद आपको 2/2, 2/2, 4/4, ये भी एक ही है। तो एक विस्पंद आपको 1 सेकंड पे सुनाई देगा, एक विस्पंद। तो बच्चों टोटल विस्पंदों की संख्या कितनी हो गई, 4। आपको कुल कितने विस्पंद सुनाई देंगे बच्चों, 4 विस्पंद सुनाई देंगे। और कब कब सुनाई देंगे, पहला विस्पंद 1/4 सेकंड पे सुनाई देगा, दूसरा विस्पंद 1/2 सेकंड पे सुनाई देगा, तीसरा विस्पंद 3/4 सेकंड पे सुनाई देगा, और चौथा विस्पंद 1 सेकंड पे सुनाई देगा। अब बच्चों इसी पर फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, देखिए थोड़ा सा अपन डिफरेंस को चेंज करते हैं। जैसे सपोज करो कि एक आपके पास 200 है, एक आपके पास 203 है, और एक आपके पास 200, चलो एक अपन 202 मान लेते हैं और एक 203 मान लेते हैं। और अब अपन फिर देखते हैं कि प्रति सेकंड अपन को कितने विस्पंद सुनाई देंगे। ठीक है बच्चों, मेथड वही अपन को अपनाना है। इन दोनों तरंगों की आवृत्ति का पहले बच्चों अंतर देखेंगे, कितना आ रहा है, 2,
इन दोनों का डिफरेंस बच्चों कितना आ रहा है 1, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों 3। ठीक है, तो विस्पंदावृत्ति क्या बनी आपके पास, एक तो बनी 1, एक बनी 2 और एक बनी 3। ठीक है, अब बच्चों इसका उल्टा करके विस्पंदावर्त काल निकालेंगे अपन। तो बच्चों ये तो 1 ही आ जाएगा, ये आएगा 1/2 और ये आएगा बच्चों 1/3, और इनको तब तक मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक को जब तक 1 नहीं आ जाए। ये तो पहले ही 1 है, इसका देखेंगे तो ये बनेगा 1/2 और बच्चों 2/2 आ जाएगा, 1 आ गया। इसी टाइप से इसको क्या कहेंगे 1/3, 2/3 और 3/3 करते ये भी 1 आ गया। तो बच्चों इनमें से सबसे न्यूनतम समय देखो, और सबसे न्यूनतम समय कौन सा है 1/3। तो बच्चों पहला जो विस्पंद है वो 1/3 सेकंड पे आपको एक विस्पंद सुनाई देगा। पहला विस्पंद आपको सुनाई देगा 1/3 सेकंड पे। दूसरा इससे ज्यादा क्या होगा बच्चों 1/2 होगा। तो 1/2 सेकंड पर आपको फिर एक विस्पंद सुनाई देगा। इससे बड़ा समय कौन सा है बच्चों 2/3। 2/3 सेकंड पर आपको दूसरा, अगर 2/3 दो जगह आ रहा है उसको एक ही काउंटिंग करेंगे अपन। 2/3 पर भी एक विस्पंद सुनाई देगा, और 1 1 1 यानी कुल मिला के 1 सेकंड पे पुनः आपको एक विस्पंद सुनाई देगा। तो बच्चों कुल विस्पंदों की संख्या कितनी होगी आपके पास 4, जिनमें से कब कब चारों विस्पंद सुनाई देंगे। पहला विस्पंद 1/3 सेकंड पे सुनाई देगा, दूसरा 1/2 सेकंड पे सुनाई देगा, तीसरा विस्पंद 2/3 पे सुनाई देगा, और चौथा विस्पंद 1 सेकंड पे सुनाई देगा। क्लियर है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन देकर आपसे विस्पंद आवृत्ति अगर पूछे तो आप इस टाइप से आपको सोल्व करना है। पहले 2 क्रमागत से विस्पंद आवृत्ति निकालेंगे, फिर विस्पंद आवर्त काल निकालने के लिए उनका व्युत्क्रम करेंगे, और जो विस्पंद आवर्त काल आया उसको क्या करेंगे 2 से 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि उसका मान कट के 1 नहीं आ जाए। क्लियर। और फिर आपको यह देखना है कब कब विस्पंद अपन को सुनाई देंगे और टोटल कितने विस्पंद आपको सुनाई देंगे। क्लियर है। अब बच्चों अपन जो सबसे इंटरेस्टिंग अपन लेके चलते हैं, जो बार बार पूछा जाता है, वो है विस्पंद विधि से अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करना। तो आगे बच्चों अपन देखते हैं विस्पंद विधि से अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करना। विस्पंद विधि से अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करना। और बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा भी जा रहा है, और बिल्कुल इजी और ऐसा मेथड मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, इसका कहीं आपसे मिस्टेक नहीं होगी और टाइम भी ज़्यादा आपका कंज्यूम नहीं होगा। देखो कैसे। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, किसी स्वरित्र को भारित करने पर, किसी स्वरित्र को भारित करने पर मीन्स उस पर मोम लगा दें अपन, भारित करने के लिए मोम लगा देंगे। तो किसी स्वरित्र को भारित करने पर उसकी आवृत्ति घटती है, तथा उसे घिसने पर, उसे घिसने पर या रेतने पर आवृत्ति बढ़ती है।
क्योंकि बच्चों n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होता है। n जो है स्वरित्र की जो आवृत्ति होती है वो द्रव्यमान के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, और वो भी हकीकत तो यह है द्रव्यमान के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके? चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा, अब ये अपन एक थंब रूल काम में लेंगे और ये जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी बेटर समझ में आएगा। यदि आवृत्ति, यदि विस्पंद आवृत्ति, यदि विस्पंद आवृत्ति घटे या वही रहे, यदि विस्पंद आवृत्ति घटे या वही रहे तो कम विस्पंद वाला केस लेना है। यदि विस्पंद आवृत्ति घटे या वही रहे तो कम विस्पंद वाला केस लेना है। थर्ड, यदि विस्पंद आवृत्ति बढ़े तो अधिक विस्पंद का केस लेना है। यदि विस्पंद आवृत्ति बढ़े तो अधिक विस्पंद वाला केस लेना है, और यदि विस्पंद आवृत्ति घटे या वही रहे तो कम विस्पंद वाला केस लेना है। बच्चों एक ही क्वेश्चन के माध्यम से, केवल एक ही क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। आपको क्या कहा जाएगा आपसे और कैसे आपको देखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, आपको यह कहा जाएगा कि आपके पास एक 256 हर्ट्ज आवृत्ति का स्वरित्र है। बच्चों ये ज्ञात स्वरित्र है, आपको दिया गया है कि 256 हर्ट्ज आवृत्ति, एक अज्ञात स्वरित्र को 256 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्र के साथ कंपित करने पर प्रति सेकंड 6 विस्पंद सुनाई देते हैं। यह कहेगा आपको, ठीक है। एक अज्ञात स्वरित्र को 256 हर्ट्ज आवृत्ति, यह ज्ञात हो गया। एक अज्ञात स्वरित्र को 256 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्र के साथ कंपित करने पर प्रति सेकंड 6 विस्पंद सुनाई देते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों कि अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति या तो 262 होगी और या फिर 250 होगी, यानी या तो 256 + 6 होगी और या 256 - 6 होगी। तो अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति तो बच्चों ये दोनों में से कोई चीज होगी। अब कन्फर्मेशन के लिए क्या करता है, आपको कहेगा अज्ञात पर मोम लगाने पर, क्या अज्ञात पर मोम लगाकर पुनः कंपित करने पर विस्पंदों की संख्या घटकर 5 रह जाती है। अब बच्चों घटकर कितनी रहती है ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता, आपको यह कह सकता घट जाती है तो भी चलेगा, घटकर 5 रह जाती है, 4 रह जाती है, 3 रह जाती है, 0 हो जाती है, ये किसी मतलब का नहीं है, बस विस्पंद आवृत्ति घट जाती है। अब देखो मेथड समझना, आपको पता है अज्ञात पर मोम लगाया, यानी अज्ञात को आपने भारित किया तो आवृत्ति घटेगी। तो बच्चों पर सुविधा के लिए मोम की 1-2 बूंद डालने से आवृत्ति में 1, 2, 3, 4 हर्ट्ज का मैक्सिमम चेंज आता है। तो सुविधा के लिए अपन क्या करते हैं, घटेगी तो अपनी ओर से 2 घटा लेते हैं और बढ़ेगी तो 2 बढ़ा लेते हैं। 1 भी घट बढ़ सकती है, 2 भी। तो सुविधा के लिए अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें 2 घट गई तो मैं मान लेता हूं इसको 260 और इसको 248 मान लेता हूं, और पुनः विस्पंद आवृत्ति कैलकुलेट करो। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या आ रही है बच्चों, 8 आ रही है, 256 और 248 का अंतर, और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो बच्चों कितनी आ रही है, 4। अब देखो चूंकि विस्पंद आवृत्ति घट रही है तो कम विस्पंद वाला केस लेना है। अब बच्चों कम विस्पंद वाला केस ऊपर वाला है, नीचे वाला, नीचे वाले में तो 8 विस्पंद उत्पन्न हो रहे हैं, ऊपर वाले में 4 विस्पंद उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति क्या आ जाएगी बच्चों, 262 आ जाएगी। कम विस्पंद वाला केस लेना है तो आवृत्ति कितनी आ जाएगी, 262। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आवृत्ति या तो 262 होगी और या फिर 250। ये चीजें तो कंफर्मेशन के लिए हैं।
अब इसी क्वेश्चन में बच्चों ये कह सकता था आपको कि 256 हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्वरित्र है और अज्ञात स्वरित्र को इसके साथ कंपित करने पर प्रति सेकंड 6 विस्पंद सुनाई देते हैं, तो ये या तो 262 होगा और या फिर क्या होगा 250। फिर क्या कह रहा है बच्चों कि अज्ञात पर आपने मोम लगाया और इन्हें पुनः कंपित किया तो विस्पंदों की संख्या बढ़कर 7 हो जाती है। अब अज्ञात पर मोम लगाया तो शोर इसकी आवृत्ति घटेगी, ये 260 होगी बच्चों और ये 248 होगी। वापस विस्पंद कैलकुलेट करेंगे तो ये तो बच्चों 8 आ रहा है और ये बच्चों कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब चूंकि विस्पंद आवृत्ति पहले की तुलना में बढ़ रही है तो ज्यादा विस्पंद वाला केस लेना है। तो बच्चों ज्यादा विस्पंद वाला केस कौन सा, नीचे वाला, इसलिए ये आ गया। तो अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति कितनी आ गई बच्चों 250। फिर देखो सपोज करो कि ये 256 हर्ट्ज आवृत्ति का स्वरित्र है और प्रति सेकंड 6 विस्पंद उत्पन्न करता है अज्ञात स्वरित्र, तो ये या तो 262 होगी और या फिर 250 होगी। अब आपको क्या कर रहा है, ज्ञात पर मोम लगाया और पुनः कंपित करने पर विस्पंदों की संख्या बढ़कर कितनी होगी 7। जब ज्ञात पर मोम लगाया तो बच्चों ये 254 बनेगी, नहीं बनेगी, अरे अब ज्ञात की घटेगी। अब इस 254 के आधार पर पुनः विस्पंद कैलकुलेट करो। यहां से बच्चों 4 आ रहे हैं और यहां से बच्चों कितने आ रहे हैं, यहां से विस्पंद आ रहे हैं बच्चों 8। चूंकि विस्पंदों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ रही है इसलिए अधिक विस्पंद वाला केस लेना है, इसलिए बच्चों अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति कितनी आ जाएगी 262। इस टाइप से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लो यही अज्ञात पर मोम लगाने की बजाय घिस दे तो आवृत्ति बढ़ेगी, तो 262 की जगह आप यहां पे 264 करेंगे और यहां पे 252 करेंगे। दोबारा विस्पंद आवृत्ति कैलकुलेट करेंगे और अगर विस्पंदों की संख्या बढ़ रही है तो ज्यादा विस्पंद वाला केस लेना है और घट रही है तो ज्यादा विस्पंद वाला, घट रही है तो कम विस्पंद वाला केस लेना है। और बच्चों वही रहे तो भी कम विस्पंद वाला केस लेना है। तो बच्चों ये आपके विस्पंद और इस पर आधारित क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग